बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद आप ठीक ठाक होंगे। और मैंने कोट पहना है क्योंकि मुझे सुबह से ऐसे लग रहा था सर्दी बहुत ज़्यादा है। जब विंडो से मैंने देखा कि बाहर इतनी शदीद धुंध है, क्योंकि हम तो भूल ही गए थे। आजकल तो रूटीन ये थी कि आप सुबह उठते थे तो अच्छी खासी तेज़ धूप होती थी, और जब वापस जा रहे होते थे 1-2 बजे के टाइम पे तो शदीद वाली गर्मी का एहसास भी होने लग गया था। पर एकदम से लगा कि सर्दी पलट आई है। अभी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस टाइम तक भी धुंध है। मोटरवे भी ऑब्वियसली बंद है धुंध की शिद्दत की वजह से। और तकरीबन मैं आई हूँ कोई 8 बजे के करीब, तो बहुत ज़्यादा धुंध थी। कुछ इलाकों में बिल्कुल ज़ीरो विजिबिलिटी। आज फर्स्ट है तो ये दो तोहफे हम कह सकते हैं आज मिले। एक तो धुंध है और एक पेट्रोल 1 रुपये महंगा हो गया है। 257 रुपीज़ जो है पेट्रोल की कीमत हो गई है। खैर, ये आहिस्ता आहिस्ता 1-1 रुपये का इजाफा आवाम के लिए नो डाउट परेशानी का बाइस बनता चला जा रहा है। ये भी डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ शहर में जो धुंध की सूरत हाल है वो भी डिस्कस करेंगे। शादियों का सीज़न चल रहा है, वीकेंड है, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे प्लान हैं। तो सब लोग ये समझ लें कि जिन्होंने कपड़े सर्दियों के रखना शुरू कर दिए थे, वैसे मैं भी प्लानिंग कर रही थी, बट मैं सोच रही थी कि थोड़ी देर ठहर जाए। तो ये थोड़ी देर ठहरना जो है वो फ़ायदेमंद साबित हो गया। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं जी। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोकर साहब और सीनियर रिपोर्टर दुर्रे नायाब। अस्सलाम वालेकुम खोकर साहब, फिर सर्दी लग रही थी आज? जी बिल्कुल, सर्दी का एहसास हो रहा था आज। हाँ जी। तो धुंध से आपको ऐसे आपने तो नहीं सर्दियों के कपड़े रख दिए थे? नहीं, सर्दियों में असल में सुबह सुबह आज धुंध भी थी, लेकिन सर्दी का एहसास भी था। तो फिर इस वाले से जब खिड़की का गाड़ी का शीशा उतारते थे नीचे तो सर्दी तो महसूस होती थी जी। हाँ, मौसम भी अभी है सर्दी वाला। दुर्रे नायाब, आपने देखा खोकर साहब बहुत ज्यादा एहतियात करते हैं। उन्होंने ना सिर्फ स्वेटर पहना है, ऊपर कोट पहना है, यानी कि वो अपनी चेस्ट को इन्फेक्शन से, और ये बड़ी पॉजिटिव बात है कि आप अपने सीने को हवा ना लगने दें। बिल्कुल ऐसे उसी से ही ये सारे प्रॉब्लम होते हैं, इन्फेक्शन होती है, आपको खांसी, नज़ला, जुकाम, बलगम। और बहुत जो बूढ़े लोग हैं बेचारे, एजेड हैं, वो तो नमूनिया की हद तक चले जाते हैं। अब आपने खोकर साहब को नहीं, मैंने खोकर साहब को बिल्कुल एजेड नहीं कहा। खोकर साहब का मेरी उम्र के शायद कोई 5-6 महीने का फर्क होगा, और साल का फर्क होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो हमारे मोहतरम है, आप ऐसी बातें लड़ाई झगड़ा ना करें। लेकिन मैं उनकी सिर्फ ये चीज़ को अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि वो सर्दी से बचने के तमाम तरह इकदाम करते हैं। ऑनेस्टली आपने ठीक बात की है। मैं भी अपनी कोट, जैकेट, सारी हर चीज़ें पैक कर चुका था। अच्छी खासी धूप थी, रख दी थी अलमारियों में बंद करके के। और ड्राईक्लीन 2 जैकेट्स तो जो मैं पहनता था ड्राईक्लीन करा के रख दी थी कि शायद अब अगले सीजन में जरूरत पड़े। तो आज फिर ये कोट निकाल के पहनना पड़ा। तो आज एक इम्पोर्टेंट इवेंट भी है, तो फिर बिल्कुल आप तैयारी भी अपनी जरूरी करनी चलिए जी, उसके लिए तो सबको गुड लक कहेंगे। वो थोड़ा सा हम आगे चल के अभी हम रिवील भी नहीं करना चाह रहे। खोकर साहब, 1 रुपये पेट्रोल महंगा हुआ है जी। बिल्कुल, ये बड़े अफसोसनाक बात है कि पेट्रोल पहले ही बहुत महंगा है और डीजल भी बहुत महंगा है। और डीजल महंगे की होने की वजह से जो ट्यूबल जो है 1 रुपये भी अफसोसनाक है जी। बिल्कुल अफसोसनाक है। एक पैसा भी, एक पैसा भी जो है ना, एक पैसे की, और एक कतरा कतरा बनकर दरिया बनता है। इस तरह इतने पैसे महंगे हो गए। पेट्रोल देखो कितने कहाँ से कहाँ चला गया, और डीजल कितना महंगा चला गया, जिसकी वजह से वो जो ट्यूबल जो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर में जो डीजल डालते हैं और फसलों को जो काश्त करते हैं, वहाँ की जो लागत है वो बढ़ जाएगी, और इस वाले से जो चीजें महंगी हो जाएगी, और ज़रिए जिनास जो है वो महंगी हो जाएगी। इस वाले से ये हुकूमत ने ये बड़ा अफसोसनाक है कि डीजल की कीमत भी बढ़ा दिया और पेट्रोल की कीमत भी बढ़ा दी है। हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कंट्रोल करे। कम से कम पेट्रोल जो है ना वो 100 रुपये लीटर होना चाहिए, 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। खोकर साहब ने कितनी बड़ी ख्वाहिश का इज़हार नहीं, बात ठीक है। देखिए, ख्वाहिश का इज़हार, अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों के दिलों में अपनी मोहब्बत को वापस लाएं, मानने वाली बात तो नहीं ना। कहाँ एकदम आप बिजली के बिलों, पेट्रोल के अलावा रिलीफ अगर नहीं देंगे, आप इन पे रिलीफ नहीं देंगे, आपकी महंगाई, आपकी कमोडिटीज़, आपकी खाने पीने की अशिया, आपकी ज़रूरी अजनास, कुछ कम नहीं हो सकता। मुझे बताएं क्या रॉकेट फार्मूला है? ठीक बात किया खोकर साहब ने कि अगर किसान अपने डीजल महंगा डालेगा ट्रैक्टर में, अपने जनरेटर में, ट्यूबवेल चलाएगा, महंगी बिजली इस्तेमाल करेगा, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करना, एक गांव से चीज़ें दूसरे शहरों से बड़े शहरों तक ट्रांसपोर्टेशन जो होती है, आलू प्याज पे जितनी भी अजनास है, इवन कि आपका मीट है, आपकी भेड़, बकरियां, गाय, भैंसे, जो भी ट्रांसपोर्ट होती है, आप इम्पैक्ट देखिए कितना बड़ा है, और कंट्रोल कोई नहीं है। अब आप क्या करेंगे? आपने अगर कल जो है वो 140-50 रुपए के प्याज या टमाटर लिए हैं, आज इंशाल्लाह आपको देखना अल्लाह के हुक्म से इन लोगों ने जो जज्बा ईमानदारी और हुबुल वतनी को जिंदा करते हुए 200-300 पे पहुंचाया उन्हें। कि जी पेट्रोल बढ़ गया जी, सानू कॉस्ट बड़ी पैंदी है, डीजल कट्ठा 7 रुपए बढ़ गया जी।
ये ज्यादा इम्पैक्ट है डीजल, बिल्कुल हम पेट्रोल क्योंकि वो तो अशराफी है ना, चले आप कहते हैं ना कि पेट्रोल तो अशराफी नहीं, आपकी सब्जियां, फल, आपने मीट का जिक्र किया, ये सब चीजें तो भाई ये तब चीजें अच्छी लगती हैं पेट्रोल बढ़ाना, आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम A+ हो, आपका लोकल ट्रांसपोर्ट जो है वो कनेक्टिविटी पूरे लाहौर में हो, आपकी अंडरग्राउंड, अपर ग्राउंड, एडग्रेड, मेट्रो, ऑरेंज लाइन, हर तरह से जो चीज़ है। अब मुझे सिर्फ एक बात छोटी सी बताए, ये जो इन्होंने वाल्टन रोड को चौड़ा किया मोहसिन साहब की हुकूमत में, इतना अच्छा फैसला, आपने फिरोजपुर रोड की हुकूमत में तंगी कर दी है। सही बात है, वो अजीब सरदर्द बन गई। अजीब, एक तरफ हम लोगों को कहते थे कि तंग सड़कों को खोल लें और आप मजीद तंग करते, आप मजीद तंग किए जा रहे हैं। और एक्चुअली फील हो रहा है अभी बाइकर्स लेन को क्योंकि कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो वो इतनी सी रोड लग रही है और ट्रैफिक। आपका पेट्रोल खड़ी गाड़ी में रुक रुक के चलने से जितना ज्यादा वहां पे वेस्ट हो रहा है ना, आप सिर्फ उसी की कैलकुलेशन निकाल लें। वहां पे जो कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं फिजा में, आप उसकी रेशो निकाल लें। वहां पे जो गाड़ियां घंटा घंटा खड़ी होती है पीक आवर्स में, सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम, शाम के टाइम, आप उनकी रेशो निकाल लें, आपको खुद एहसास होगा कि ये क्या फैसला किया गया। सड़कें हमेशा चौड़ी की जाती हैं। दूसरा ना, इन्होंने ना LPG की कीमत में फरवरी के लिए 3 रुपए फी किलो जो है 3 रुपए 68 पैसे जो है इजाफा किया है ये LPG की कीमत, जब अशद जरूरत है। अब देखिए LPG की कीमत भी बढ़ा दी है, ये बड़े अफसोसनाक का पहलू है। एक एक करके ना आप आवाम के सर पर डंडा जब मारते चले जाएंगे, तो जब आपकी जेब पे असर पड़ता है तो फिर आपको पता चलता है पूरे महीने बाद आपने पेट्रोल हर रोज इस्तेमाल करना है, LPG का इस्तेमाल बहुत सारे घरों में हर रोज हो रहा है, गैस ही नहीं आती है, फिर इसके अलावा ट्रांसपोर्ट का सिलसिला भी हर रोज, ये रुकने वाली चीजें नहीं। 2 रुपए रियायत करके 6 रुपए अब अगले दिन लोगों की जेबों से निकाल लेते, मुझे तो हैरानी हो रही है, पता नहीं क्या सिस्टम है। अच्छा जी, आ जाए आज की खबरों की तरफ। पहली खबर, कज़ाफी स्टेडियम 4 माह के रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल, इलेक्ट्रिक व्हीकल बस सर्विस का आगाज, वजीर आला पंजाब ने इलेक्ट्रिक बस में सवारी भी की। अनारकली बाजार में हैवी ट्रैफिक का दाखिला ममनू, सिर्फ मोटरसाइकिल सवार को गुजरने की इजाजत होगी। अच्छा जी, 13 अरब 92 करोड़ की तरक्याती स्कीमें मंजूर हुई हैं, इससे कौन कौन से काम होंगे प्रोग्राम में आपको बताएंगे। सो नाज़रीन, ये है हमारी आज की खबरें, और खबरों की तफसीलात की तरफ हमने आना है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर यह है जी, मोहसिन नकवी की जानिब से एक और वादा पूरा कर दिया गया। रिकॉर्ड काम किए जा रहे हैं जिनकी पहले कभी कोई मिसाल नहीं मिलती, और अब बहुत बड़ा कारनामा, कज़ाफी स्टेडियम 4 माह में अपग्रेड, 7 फरवरी को इसका इफ्तिताह होने जा रहा है। वज़ीर आज़म साहब इसका बाकायदा तौर पर इफ्तिताह करेंगे। पहले गुफ्तगू सुन लें फिर आते हैं जी। 7 फरवरी को बाकायदा तौर पर इसका इफ्तिताह होने जा रहा है, और जैसे कि आपने सुना कि चेयरमैन PCB खुद कह रहे हैं, जिन्होंने पॉजिटिव तनकीद की उनका भी शुक्रिया, जिन्होंने नेगेटिव की उनका भी शुक्रिया। ये चीजें आपको मोटिवेट करती हैं कि आपने करके दिखाना है। पहले ही आपकी नीयत पे बड़ा डिपेंड करता है। अगर आपने कुछ अच्छा प्लान कर लिया है, सोच लिया है कि आपने करना है, तो करना है। हमने एज ए निगरान CM भी देखा कि उन्होंने रिकॉर्ड काम किए जो ना पहले कभी किसी ने किए थे, और अब एक और बड़ा कारनामा। कैसे बिल्कुल, इस हवाले से ये बड़ा अच्छा कदम हुआ है कि 4 माह के रिकॉर्ड मुद्दत में जो है कज़ाफी स्टेडियम की अपग्रेडेशन और रीवैम्पिंग हुई है। और इससे कम से कम जो कल मोहसिन नकवी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उसके बाद इंडियन मीडिया का मुंह बंद हो जाना चाहिए कि वो आकर देखें इंडियन मीडिया कि उनकी आंखों के सामने किस तरह रिकॉर्ड मुद्दत में, ये पाकिस्तान में इस तरह काम हुआ है, इंडिया में इस तरह तरक्याती काम जो है तेजी से नहीं होते जितने पाकिस्तान में तेजी से हुआ है। और ये मोहसिन नकवी साहब को क्रेडिट जाता है कि 4 माह के मुद्दत में उन्होंने करा दिया। और कुर्सियां तक तब्दील करा दी, और कुर्सियां चाइना से मंगवाएगी और चाइना से मंगवाकर कुर्सियां लगाएगी, और जो कुर्सियां लगाएगी वो पुरानी कुर्सियों से 5 गुना सस्ती कीमत में सस्ती थी, और सस्ती कुर्सियां लगाएगी, लेकिन क्वालिटी में बहुत अच्छी थी, क्वालिटी पर कंप्रोमाइज नहीं किया गया, और ये रिकॉर्ड मुद्दत में सब कुछ हुआ है। और इस वाले से अब जो है चैंपियन ट्रॉफी का, इस कज़ाफी स्टेडियम का 7 फरवरी को जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इसका इफ्तिताह करेंगे, और इसके बाद फिर चैंपियन ट्रॉफी जो है वो उसका आगाज होने जा रहा है। और इस हवाले से तमाम इंतजाम मुकम्मल है, सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम दिए गए हैं, और जितनी जो टीमें आएंगी उनको फुल प्रूफ जो है ना सिक्योरिटी दी जाएगी, रेंजर, फौज, पुलिस उनको सिक्योरिटी देगी, और इस हवाले से तमाम इंतजाम मुकम्मल है। और अब हमारी दुआ है कि अल्लाह ये इवेंट जो है इसमें पाकिस्तान को जो है ना वो जीत दिलाए, पाकिस्तान की टीम जीते, क्रिकेट और पाकिस्तानी टीम चैंपियन ट्रॉफी का जो जीत तो पाकिस्तान की हो चुकी है। खोकर साहब, यहाँ पर मैचेस का होना, और फिर वो जो इंडिया की जानिब से प्रोपेगेंडा किया गया था, जो नाकाम करने की कोशिश की गई थी, मेरे ख्याल से पाकिस्तान की जीत तो अभी से ही हम देख रहे हैं। दुर्रे नायाब, वैसे मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग
जो काम की नौयत थी और जिस तरह से काम होना था वो 4 माह के मुद्दत में मुझे भी नहीं लग रहा था कि हो पाएगा, बड़ा मुश्किल था। तो क्या दिन रात वहां पर काम हुआ? देखिए ना, इस खबर में एक फिगर मिस है कि कदाफी स्टेडियम 4 माह में तो अपग्रेड कर दिया गया और 7 फरवरी को इसका इफ्तिताह भी होने जा रहा है, लेकिन ये लिखना भी ज़रूरी था कि इन 4 माह के दौरान एक शख्स ने 100 से ज़ायद दौरे किए। बिल्कुल सही है। 100 से ज़ायद दफ़ा आना, तमाम तर हालात, आप वज़ीर दाखिला भी हैं, आप पे जिम्मेदारियाँ भी हैं, मुल्क दुश्मन अन्नासिर इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई भी कर रहे हैं, आपको एंगेज रखा, 2 महीने 3 महीने हिलने नहीं दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन आप आते थे, लम्हा भी निकालते थे, आके खुद देखते थे, फैसले करते थे। कंस्ट्रक्शन में फैसले करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप आके डिसाइड करें, आप अपनी टीम के साथ बैठे। हाँ, बहुत सारी चीजें आपको टाइम पे चेंज करनी टाइम पे चेंज, आपको टीम जो है मशवरा दे रही है, आप उनके साथ डिसाइड करके उनको ओके करके आगे चलाना चाहिए। देखिए, जब आप ऊपर वाला बंदा तवज्जो नहीं देता ना तो चीजें आगे नहीं चलती। तो फिर मुमकिन ही नहीं था ये काम हो जाता। स्टेडियम पे ऊपर वाले बंदे की तवज्जो देना मुंह बोलता सबूत है। उन्होंने तमाम तर मसरूफियात, अपनी फैमिली टाइम, अपनी हर चीज को कुर्बान करके उन्होंने इस चीज को ये वाकई ही 4 माह में मुकम्मल होने वाला काम नहीं था। अगर वो 100 से ज्यादा दौरे ना करते, वो ना आते, वो इस तरह तवज्जो ना देते तो ये इम्पॉसिबल था। इंडियन मीडिया को शायद ये था कि जी वो वज़ीर दाखिला है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इंपॉर्टेंट, कहाँ टाइम ही नहीं दे पाएंगे। टाइम ही नहीं दे पाएंगे, तो जब चीज़ को टाइम नहीं दिया जाएगा तो वो होगी नहीं। अब आप यहीं से अंदाजा लगा लें, उनकी अप्रोच भी समहाउ ठीक थी। मतलब कि हम तनकीद तो करते हैं, लेकिन आप अपने घर देख लें कि मोहसिन साहब जिस नेक नीयति के साथ प्रोजेक्ट स्टार्ट करके गए वाल्टन रोड, वो आज कहाँ खड़ा है? उस दौरान पीछे से आए, 14,000 की कैपेसिटी वाले को 32,000 कैपेसिटी पे ले गए, नई सीटें आके, नए आपके फ्रेम, आपके नए तमाम तर सांचे ढांचे के साथ आपके फिक्स हो गए हैं। आपके जो एंगल है इंप्रूव हो गए हैं, नए बॉक्सेस, नए पवेलियन, नए आपके सारे ड्रेसिंग रूम्स तक बन गए हैं, हर चीज़ नई हो गई है। लेकिन वाल्टन रोड नहीं बनी। मैंने सिर्फ इसका कंपैरिजन इसलिए दिया है कि तवज्जो ना देने से, फुकदान है बस, तवज्जो ना देने से, नियत का फुकदान होने से, ऊपर वाले बंदे का ना आने से, कमांड जो है वो थोड़ी, मैं हमेशा कहता हूँ ना कि वज़ीर साहिबा निकले, चीजें ठीक हो जाएंगी। अब मैंने ये बड़ा कंपैरेटिवली एक रेलेवेंट मैंने आपको एक डाटा दिया है कि आप 100 दौरे किए। मुझे आज भी याद है कि एक फ्लाईओवर शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में 100 दिन में मुकम्मल हुआ था, तो आज तक वो रिकॉर्ड था। ठीक है। अब मोहसिन साहब की हुकूमत आई, मोहसिन स्पीड की तारीफ की, मोहसिन साहब की हुकूमत आई, उन्होंने शहबाज शरीफ का की रिकॉर्ड तोड़ा। और इस सेंस में नहीं कि नेगेटिव, उन्होंने अच्छा काम करके दिखाया, जिसको शहबाज शरीफ साहब ने खुले दिल से माना दुनिया के सामने कि जी मैं मानता हूं कि मेरी भी स्पीड को कर सकते हैं, तो वो मोहसिन स्पीड है। फिर इस्लामाबाद में उन्होंने 40 डेज में अंडरपास बना के दिखाया। फिर लाहौर के प्रोजेक्ट उन्होंने लेस देन 100 डेज में किए, और वर्ल्ड लेवल का स्टेडियम 120 दिनों में करना, यकीन करें ये इम्पॉसिबल, नजारा भी बड़ा शानदार है। और खुद चेयरमैन साहब ने मुख्तलिफ फ्लोर्स पे जाके बैठ के एंगल देखने हर एंगल को इन्होंने देखा है। मैं कल देख रही थी जो फुटेज में, उन्होंने हर तरफ जाकर देखने की मैं अगर लोअर सीढ़ी पे बैठ के देखूं तो कैसा लगेगा, मैं मिड में जाऊं कैसा लगेगा, मैं टॉप पे जाऊं कैसा लगेगा, शायकीन परेशान ना हो कि उनका व्यू खराब, मैं हॉस्पिटैलिटी बॉक्स में जाऊं कैसा लगेगा, मैं मीडिया के बॉक्स में जाऊं तो कैसा लगेगा, मैं चेयरमैन बॉक्स में बैठूं तो कैसा लगेगा, मैं ड्रेसिंग रूम में खड़ा हूं तो कैसा लगेगा, हर बंदे के विजन, और अगर मैं नीचे खड़ा हूं अपने अराउंड तो तब कैसा लगेगा। अच्छा, इतना बारीक बीनी से जब बंदा जायजा लेता है ना, तो फिर प्रोडक्ट का अच्छा ना निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, इम्पॉसिबल होता है। अब बस थोड़ा सा फिनिशिंग का काम रह गया। फिनिशिंग का काम देखिए, खूबसूरती तो आपका पता है ना, हुस्न है, आप जितना मर्जी स्ट्रक्चर को मेहनत के साथ बना लें, लशपश करना, अगर लशपश नहीं करेंगे ना तो फिर लॉरियर, आपको पता है ना पाकिस्तानी है, वो लशपश पे यकीन रखते हैं। तो इससे कबल उनको क्या मिलता था, पुरानी देग नया पकवान, पुरानी दीवारों पे वही पेंट करके, ऊपर आपने कर दी। PSL 1 से आया 5-6 हो गया, तो वही दीवारें हैं, कभी पेंट कर रहे हैं, कभी टाइलें लगा रहे हैं, कभी वॉशरूम धो रहे हैं, साफ कर रहे हैं। उन्होंने बस उसी को रंग रोगन करके करोड़ों पे लगा के उन्होंने कहा जी आए जी आगे जी मैच देखें। ठीक है, अब तो आपको एक नई जगह ऐसे दिया जा रहा है जिस तरह आपको कल कोई कहे कि आप इस घर से निकलें, ये आपका नया घर तैयार है, आप चाबी पकड़े अपने नए घर में जाए, आपकी फीलिंग कैसी होगी। बिल्कुल। अब जब लाहौर के लोग, पाकिस्तान के लोग, बाहर से आने वाले मेहमान जब नए स्टेडियम में दाखिल होंगे ना, उनकी फीलिंग एक अलग होगी। देखिए, हम लोग जाते हैं, हम लोग देखते हैं, हम लोग वीडियो में देखना और होता है, आंखों के सामने देखने से बात और होती है। बिल्कुल। और नो डाउट इसमें
वन मैन आर्मी का जिक्र जो है वो ना किया जाए तो ज्यादती होगी। वन मैन आर्मी इज मोहसिन नकवी साहब, बिल्कुल, और उनकी टीम जो है ना वो उनके साथ दिन रात उन्होंने किया, तो सब लोग एप्रिसिएशन के मुस्तहिक है। बिल्कुल बात है। अब जी इंतजार किया जा रहा है 7 फरवरी का, वजीर आजम साहब ने बाकायदा तौर पर इसका इफ्तिताह करना और फिर शायकीन के लिए दरवाजे खुले जी कजाफी स्टेडियम के आप ही लोगों के लिए। वेलकम बैक वंस अगेन। तो कजाफी स्टेडियम के 4 माह में कंप्लीट होने में हम जहां पे काविशों का जिक्र कर रहे थे, किस किस की काविश थी, ब्रेक में दुर्रे आया, आपको एक और याद है दुर्रे, आप जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल माजरत, मैं भूल गया कि जो मुशावरती अमल होता है ना, उसमें जब आप मुशीर आपके अच्छे हों तो उनका जिक्र किया जाना बहुत ज़रूरी है। मोहसिन साहब ने ख़ास तौर पर नेस्क पाक की जो मुशावरत है वो ली, और नेस्क पाक की पूरी टीम ने ना सिर्फ उनकी, जब वो 13 माह वज़ीर आला रहे तब उनके साथ बड़ा साथ दिया, उनके कामों पे फोकस किया, और उनको जो वो सोचते थे ना वो डिजाइन करके डूएबल करके आपको दे देते थे। ये बड़ी चीजें मैटर करती हैं। इसी तरह इस्लामाबाद में और इसी तरह कजाफी में उन्होंने जो सोचा, उन्होंने वो बेस्ट बंदे जो हैं वो नेस्ट पार्क से टीम के उठाए, तो उन सबको उन्होंने एंगेज करके उन्होंने आकर अपना काम करवाया। उसमें बहुत अच्छे अच्छे नेस्ट पार्क के अफसरान थे, राना दाऊद साहब थे, साकिब साहब थे, और मंसूर साहब थे। उन्होंने ऐसे बंदों को लिया जो नेस्ट पार्क की क्रीम होती है, और यकीन करें वो रात को, ये लोग पस्से पर्दा होते हैं लेकिन इनका बहुत रात को 12-1 बजे भी कोई चीज मोहसिन साहब के ज़हन में अगर आ जाती थी ना, तो वो मैसेज करते थे कि मैं ये चाह रहा हूँ, तो वो डिजाइन तक करना, उसको डूएबल बनाना, उसको कहना कि जी आप जो चाह रहे हैं वो हो गया बिल्कुल, और वो आर्टिकल्चर और स्ट्रक्चर के डिजाइन के हवाले से आपको रेडी करके देना, ये इंपॉर्टेंट ये बुनियादी, तो मैं मालूम उनका नाम भूल गया, मैंने इसलिए स्पेशली बाद में रिक्वेस्ट आपको बहुत जरूरी था, क्योंकि ये बुनियाद है। अगर ये बुनियाद ही आपके पास प्लानिंग बेहतर नहीं होगी तो फिर ये चीजें जो हमें अब नजर आ रही हैं वो उस तरह से नहीं होती। अगली खबर की तरफ आ जाते हैं। वज़ीर आला पंजाब ने इलेक्ट्रिक बस में सवारी भी की है, इलेक्ट्रिक व्हील बस सर्विस का आगाज हो गया है। अभी मैं फुटेज देख रही थी, सीएम साहिबा खुद बस में बैठी हुई थी, कैसा लगा आपको? लाहौर में जो है ना इलेक्ट्रॉनिक बसों का इफ्तिताह वज़ीर आला पंजाब ने कर दिया है, और अब देखिए कि जो अब आने वाले साल है उनमें पूरी दुनिया जो है वो इलेक्ट्रॉनिक जो है ना बसों पर जा रही है, और जो पेट्रोल है, जो तेल है, उसकी मांग जो है वो कम हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉनिक जो है ना चीजों पर जो आ जाएगी, और बसें कारें भी इलेक्ट्रॉनिक आ जाएगी। और इवन सिविल सेक्रेटरीट में जो है वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने इलेक्ट्रॉनिक कारों का मुआयना भी कर लिया ताकि अफसरों को भी इलेक्ट्रॉनिक कारें दी जा सके। इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने भी ये इनिशिएटिव ले रहे हैं। और बिल्कुल, और इस वाले से जो लाहौर में इलेक्ट्रॉनिक बसों का जो पहला रूट है वो स्टेशन से ग्रीन टाउन के दरमियान पहला रूट जो शुरू किया गया है, और बाकी रूट्स पर भी जो इलेक्ट्रॉनिक बसें शुरू की जाएगी। इससे ये फायदा होगा, एक तो ये कि वो महंगा जो तेल था वो उसकी बचत हो जाएगी, दूसरा एनवायरनमेंट के वाले से बड़ा फायदा होगा कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली बसें होगी, और एनवायरनमेंट पर जो ये स्मोक जो होता है या जो धुआं होता है बसों का वो नहीं होगा, इसमें ये फायदा होगा। जो एनवायरनमेंट में तो बहुत बेहतरी आएगी। दूसरा, सीएम साहिबा ने कहा है कि हर बस के जो रूट है, जो स्टॉप है, वहां पर सेफ सिटी के कैमरे भी लगाएं, बहुत ज्यादा जरूरी है। दुर्रे नायाब। अच्छा, मैंने तो उनके वालिद की झलक देखी, क्योंकि मुझे याद है नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म थे और खुद जिस तरह वो जाते थे, जब रावी प्रोजेक्ट भी उन्होंने लॉन्च करना था, वो मौके पे खुद जाके फिजिबिलिटीज देखी, उन्होंने वहाँ पे पूरी ब्रीफिंग ली, कोई और भी काम होता था वो खुद जरूर जाते थे। लेकिन मुझे तहफ़्फ़ुज़ात है, सीएम साहिबा को साफियों को साथ बुलाना चाहिए था उनके साथ। अच्छा, क्योंकि ये शहबाज शरीफ साहब खुद ये करते होते। ये पॉलिसी जो है ना, मुझे नहीं समझ आ रही कि उनको कौन गाइड कर रहा है। इवन कि मुझे तो ये भी पता लगा कि शायद तो अब वो अपने बीट रिपोर्टर से भी नहीं मिलती, और उनको भी मिले उनको बात की अरसा हो जाता है। उसकी वजह यह है कि आप मिले, लोगों की बात सुने, आइडियाज लें, करें आप अपनी मर्जी, बहुत जरूरी है। लेकिन आपको कुछ अगर लोग फीडबैक देते हैं, आप ये मत सोचें कौन दे रहा है, आप ना सोचे कि अना कह रही है, दुर्रे नायाब कह रहा है, कि कैसे खोकर साहब कह रहे हैं, आप ये देखें वो क्या कह रहे हैं। अगर तो वो चीज आपके हक में है, पूरी सोसाइटी को जो है ना सहाफी वो देख रहे होते हैं, देखिए उनकी नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। अगर वो चीज आपके हक में है, आप जरूर उस पर सोचें, नहीं है तो छोड़ दें। ठीक है, आप छोड़ दें, आप लोगों को इन टच रखें जो आपके आइज एंड ईयर्स। भी नहीं होती, आपकी अच्छी चीजों को भी अप्रिशिएट किया जाता है, हम यहाँ बैठ के करते हैं। मैं कहता हूँ कि अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, हमारी सहाफत में भी होंगे, लेकिन आपके आइज एंड ईयर्स मुआशरे की अगर है तो सहाफी है, इसको मत भूलें। अगर आपने कोई बहुत अच्छी चीज देखी है, आपको तजर्बा किसी चीज़ का नहीं हो सकता है, हम जैसे बहुत सारे गरीब सहाफ़ी बेचारे, मैं तो आज भी मेट्रो पे सफ़र कर लेता हूँ, ऑरेंज लाइन पे कर लेता हूँ, हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। हमें अगर सफ़र करते हुए मुझे आज मुझे बहुत सारी खामियाँ पता होंगी कि इस वक्त मेट्रो बस में क्या चल रहा है, कार्ड सिस्टम नहीं चल रहे, वहाँ पे एंट्री एग्जिट के सिस्टम की प्रॉब्लम है, मैनुअल टिकटें चल रही हैं,
ऐसे कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, जंगले टूटे पड़े हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हुआ पड़ा है। सही कह रहे हैं। तो जो एक्सपीरियंस हमें है, हम किसी वक्त रिक्वेस्ट कर देते हैं वहाँ पे कि मैडम आप जरा उस पर भी तवज्जो दे लें। लेकिन अच्छी बात है, चले वो बस में गई हैं, बैठी हैं, उन्होंने देखा है कि अगर आम कोई बंदा सफर करेगा तो वो कैसे करेगा, और अगर उनको कंफर्टेबल लगा है तो वो जाहिर बात है इस चीज को अप्रिशिएट करेंगी, और अगर नहीं लगा तो वो चेंज करने की तरफ जाएंगी। बिल्कुल अच्छी बात है निकली है, क्योंकि मैं तो हमेशा देखें इस चीज के हक में हूं कि मैडम निकलें, मैडम निकल के खुद देखें, इन पर रिलाय ना करें। हाँ बिल्कुल। आगे देखिए खुदा ना खास्ता कोई चीज उसमें नफा नुकसान निकल आता है तो उन्होंने तो कहना जी कि वजीर आला कह रही थी, गवर्नमेंट अप्रूवल दे रही थी, हमारा तो कुछ नहीं है ना, ब्यूरोक्रेसी तो कहती थी हम तो कहाँ हैं। लेकिन ना इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक बसें हैं इनका जो किराया है वो आम बसों से कम होना चाहिए। हुकूमत को इसका किराया नहीं बढ़ाना चाहिए कि ये ना कि इलेक्ट्रॉनिक बसें आ गई हैं तो इको फ्रेंडली बसें हैं या माहौल दोस्त है या इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग होती है तो हुकूमत इस वाले से बिजली के अखराजात की मद में कहे कि जी किराया बढ़ा दे, किराया ज्यादा नहीं होना चाहिए। किराए पर कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, किराया दूसरी आम जो बसें हैं उनसे कम होना चाहिए। बाकी जो रूट है उन पर भी इलेक्ट्रॉनिक बसें ला जाए, शादरा की तरफ जो है या जीटी रोड की तरफ जो है या बंद रोड की तरफ जो है या कोट लखपत की तरफ जो है या कसूर की तरफ जो है, कसूर की तरफ जो रोड है, फिरोजपुर रोड है या जो जे रोड है इस पर, या डिफेंस की तरफ या आर्य बाजार की तरफ जो गाड़ी जाती है उधर भी जो है ना इलेक्ट्रॉनिक बसें आनी चाहिए। लेकिन किराया जो है ना आम बसों से कम हो जाए ताकि लोगों को फायदा हो। चलते चलते बुरे वाला ना पहुंच जाए। अच्छा देखिए, आप किराया जितना मर्जी करें, आपको सब्सिडी देनी पड़ती है। आपको खुले दिल के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सब्सिडी देनी चाहती है, क्योंकि वो आपका क्या बचा रही होती है। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सब्सिडी देंगे वो लोगों का वक्त बचाएंगे, लोगों के एक्स्ट्रा व्हीकल्स जो सड़कों पे आती हैं वो नहीं आएंगी, एक्स्ट्रा फ्यूल जो आपका लगता है वो नहीं लगेगा, इन्वायरमेंट आपका जो है स्मोक फ्री होगा, कार्बन फ्री होगा, आप लोगों का बर वक्त जो पहुंचना है वो यकीनी बनाएंगे। और सर हुकूमतों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सब्सिडी देना, पूरी दुनिया में होता है, पूरी दुनिया आज तक कहीं ऐसा कोई कह दे कि जी ऐसा ट्रांसपोर्ट का प्रोजेक्ट जो सेल्फ सफिशिएंट है, लोग कमाते हैं उस पर लगा, इम्पॉसिबल है। बिल्कुल। यूरोप का एक मुल्क है लग्जमबर्ग, वहां पे 100% ट्रांसपोर्टेशन फ्री है। पूरे लग्जमबर्ग में आप जहां मर्जी चले जाएं, चाहे आप ट्रेन पे जाएं चाहे बस में जाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहां के रहने वालों के लिए फ्री है। लेकिन वो अमीर मुल्क है यूरोप का, तो उसके अलावा जहां जहां भी ट्रांसपोर्ट दी जा रही है उसमें हुकूमत जो है फैसिलिटेट करती है, प्रायोरिटी सब्सिडी देती है। बाकी चीजों से रोक के वो कहते हैं कि नहीं, ट्रांसपोर्ट में सब्सिडी देनी चाहिए क्योंकि ये हमारे लोगों का वक्त बचाती है, हमारा माहौल बचाती है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाती है। चले, जो इनिशिएटिव लिया गया हम जरूर इसको अप्रिशिएट करेंगे, और जैसे कि खोकर साहब ने कहा कि बाकी लोगों को, बाकी इलाकों में भी ये बसें जो हैं वो चलनी चाहिए ताकि लोगों को इसका फायदा पहुंच सके। सब्सिडी बहुत जरूरी है, फिर इसका फायदा होगा। अच्छा जी, खबर ये है, सिर्फ मोटरसाइकिल सवारों को गुजरने की इजाजत होगी। नारकली बाजार में हैवी ट्रैफिक का दाखिला ममनू किया गया है। अच्छा फैसला है, यहाँ से तो मुश्किल से, और गाड़ियां हर टाइम जी बाजार है, पहले दरमियान में लोगों ने मोटरसाइकिलों की और गाड़ियों की पार्किंग स्टैंड बनाए हुए हैं और वहां पर पहले ही ना कार गुजर सकती है, ना मजदा गुजर सकता है और ना ही हैवी ट्रैफिक गुजर सकती है। पहले से बड़ी मुश्किल से साइड से लोग पैदल गुजरते हैं या साइड से होकर मोटरसाइकिल बड़ी मुश्किल से गुजरती है, और अब इन्होंने बाकायदा तौर पर चलो ऐलान कर दिया है। लेकिन वो पहले उसको जो पार्किंग जो वो फ्री तो उसको बनाए, वहां पर जो मोटरसाइकिल पार्किंग स्टैंड जो बने हुए हैं वो दरमियान में देखें, अनारकली बाजार जाए ना तो दोनों तरफ दुकानें हैं, दरमियान में सड़कें लोगों ने पार्किंग बनाई है, मोटरसाइकिल खरीदी हुई है, वो खत्म करने चाहिए बिल्कुल। और उस वाले से लोगों को पैदल चलने में मुश्किलात होती है, लोग पैदल भी नहीं चल सकते। आप इन्होंने पैदल वॉकवे जो बना दिया अनारकली बाजार को, ये अच्छा कदम किया है। लेकिन वॉकवे बनाने के लिए वहां पर जो नजायज जो तजावजात है या नजायज पार्किंग स्टैंड बने हुए वो तो पहले खत्म कराएं। बिल्कुल ऐसे ही है, वो खत्म होंगे तो वॉकवे बने, फिर वॉकवे बनेगा, फिर वॉकवे बनेगा, वॉकवे लोग दरमियान में सड़क खुले आप वॉक करें और वॉक करते हुए जाए, वहां तो वॉक करने की जगह नहीं है। लोहारी चौक तक का इलाका जो है, इसको ये बड़ा अहम इलाका है और बहुत रशी एरिया, इसको आप अगर वॉकवे बना देते हैं धुरे नाया। अच्छा, मास्टर प्लानिंग जो थी ना वो ये थी कि नीला गुंबद के दरमियान जहां फवारा बंद हो चुका है, कई सालों से अबंडेंट हो चुका है, उसके ऊपर पार्किंग प्लाजा बनाना था और वो मल्टी स्टोरी था। तो लोगों ने जो वहां पे दुकानदार हैं, जो रहने वाले हैं, जो आते हैं जाते हैं, वो अपनी गाड़ियां मोटरसाइकिलें वहां पार्क करेंगे, उसके बाद वो पैदल चले जाएंगे। अब लाखों की तादाद में नहीं बल्कि करोड़ों की तादाद में लोगों का वहां पे आना जाना जो है वो मंथली है, और बाहर से आने वाले लोगों का भी जो है वो मेरा ख्याल है वीकली है। जो छोटे शहरों से लोग आते हैं, आके खरीदारी करते हैं, बल्क में जाते हैं। वो बानो मार्केट है, आपकी धनी राम रोड है, जहाँ पे कपड़े का बहुत कारोबार होता है।
आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी एरिया में लिंक्ड है ना साथ। देखिए ना, आप अगर मोटरसाइकिलों को प्रॉपर कोई जगह देंगे, आप मल्टीपल स्टोरी जो है हाई राइज बिल्डिंग पे आप एक बहुत खूबसूरत पार्किंग प्लाजा देंगे, तो लोग पहले मोटरसाइकिल वहाँ पार्क करेंगे, उसके बाद वो वॉक करते हुए जो है ना वो जाके आराम से अपना नारकली में, पुरानी में, नई में, हर तरफ घुस जाएंगे। उर्दू बाजार तक इसका फायदा होगा। बिल्कुल सही। अब एक चैलेंज फिर रहेगा, आपने चले हैवी ट्रैफिक बंद कर दी। खोके साहब ने जो पॉइंट रेज किया बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दरमियान से जो है ट्रैफिक का वो जो हैजर्ड्स हैं, मोटरसाइकिलों की पार्किंग 2-2 लाइन की वो खत्म करें, वो नहीं होना चाहिए। उसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, मोटरसाइकिल खत्म होगी तो कहाँ जाएंगी? कहाँ जाएंगी? उनको तो जाना, वैसे तो उनको इजाजत होनी नहीं चाहिए। बहुत सारी मोटरसाइकिलें वो दुकानदारों की अपनी है। जो बुनियादी प्लान था उसमें मोटरसाइकिलों की इजाजत नहीं थी, उसमें था कि इनको उठा के नीला गुंबद वाले पार्किंग प्लाजा में शिफ्ट किया जाएगा और उसके बाद लोग पैदल आके अपनी दुकानों पे, अपने कारोबारों में जहां भी जाना चाहेंगे चले जाएंगे, क्योंकि अब 90% वहां से रहायशें मुंतकिल हो चुकी हैं। कोई 10% पुराने लोग रह गए हैं, वो भी नीचे दुकानें हैं, ऊपर चौबारों में उनकी रहायशें रह गई हैं। तो प्लान बहुत अच्छा है, लेकिन लेटर और सूनर इनको मोटरसाइकिलों का दाखिला भी बंद करना पड़ेगा। मोटरसाइकिलों को पार्किंग प्लाजा देना पड़ेगा, चाहे आप नासिरबाग की तरफ ले जाएं, नीला गुंबद ले जाएं, लोहारी की साइड पे ले जाएं, तब इसका फायदा होगा, क्योंकि यहाँ पे करोड़ों रुपए नहीं अरबों का कारोबार। इसको यकीनी बनाने के लिए आपको प्रॉपर पार्किंग की सहूलियत देनी होगी, अदरवाइज ये इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। क्योंकि अब जो लोग हर रोज वहां पर आ रहे हैं, जिनकी दुकानें वहां पर है, आपने ये तो कह दिया कि जी वॉकवेज बनाए जाएंगे, रास्ते को शादा कर दीजिएंगे, पार्किंग किधर जाएगी? पहले वो पॉइंट डेजिग्नेट करें ताकि लोगों को प्रॉपर एक जगह मिल जाए, उसके बाद फिर तजावुजात खत्म। और एक रिक्वेस्ट कि ये बहुत लंबी तवील एक कॉरिडोर है आपकी अनारकली से लेके लोहारी तक, इसके अंदर कम से कम बुजुर्गों के लिए और मजदूरों के लिए एक इलेक्ट्रिक जो है ना वो कार चलनी चाहिए, जिसमें लोग बैठ के जा सकें, जो बुजुर्ग और जो मजदूर हैं, तो क्योंकि वो वॉक नहीं कर सकते। होना तो ये चाहिए। ठीक है, जिन बच्चियों की शादी है, उनकी माएँ आती हैं, उनकी दादियाँ आती हैं, नानियाँ आती हैं, बुजुर्ग आते हैं, माजूर लोग आते हैं। बहुत अच्छा। देखिए फैसलाबाद में मैं एक सोशल स्टोरी देख रहा था, फैसलाबाद के घंटा घर में एक इलेक्ट्रिक केबल कार चलती है और वो जो है वो पूरे मार्केटों में इस तरह के लोगों को फैसिलिटेट करती है, वहाँ पे हर किस्म की ट्रैफिक बंद कर दी गई है। तो आप इसमें उन बुजुर्गों का क्या करेंगे? आप उनके लिए, को मैंने बहुत देखा है, आपने रेस कोर्स के अंदर 5-6 कार्ट इलेक्ट्रिक देखी होंगी, तो आपको 1-2 कार्ट यहाँ रखनी चाहिए, एक जाए और एक आए। और जगह नहीं है चलाने के लिए, जगह कहाँ बनाने जा रही है जी, ये खत्म होगी। जब ये पार्किंग खत्म होगी तो फिर तो 2-2 गाड़ियां अंदर पार्किंग जो स्टैंड बने हुए गैर कुंडी वो पहले खत्म करेंगे। साहब हमने ये तो कहा पहले आपको वो खत्म करने होंगे और फिर ये हमने स्टेप 1, 2, 3 और एक जो इंपॉर्टेंट चीज ओवरलुक हो रही है, हमने उसकी रिक्वेस्ट भी की है। चलिए जी, अब हमने जाना है ब्रेक की तरफ। ये बहुत अहम चीज है, अगर इन पे आप देख लेंगे तो फिर आपका ये प्लान जो आप करना चाह रहे हैं फिर ये बड़े अच्छे तरीके से वहां पर इंप्लीमेंट होता भी नजर आएगा। ब्रेक के बाद आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। फंड्स की मंजूरी सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के 61वें इजलास में दी गई है। 13 अरब 92 करोड़ की तरक्याती स्कीमें मंजूर की गई हैं। कैसे को जी बिल्कुल, ये सूबाई वर्किंग पार्टी का इजलास हुआ है जिसकी सदारत चेयरमैन पीएनडी बैरिस्टर नबील अहमद अवान ने किया है। इसमें सेक्रेटरी पीएनडी डॉक्टर आसफ तफैल और दीगर जो पीएनडी के मेंबरान थे उन्होंने शिरकत किया है और 13 अरब 92 करोड़ रुपए की तरक्याती स्कीमें मंजूर की गई हैं, जिसमें बावलपुर और मुल्तान में GOR जो है बनाने की जो मंजूरी दी गई है और इसके लिए फंड जो है ना वो रखे गए हैं। और इस वाले से लेकर इसमें लाहौर की कोई स्कीम शामिल नहीं है, ये लाहौर से बाहर की स्कीमें हैं जो मंजूर की गई हैं। और इस वाले से जो बजट जो है ना ये PC1 इनके अब तैयार होंगे, PC1 के बाद इनका जो 1 जुलाई से इन पर जो काम शुरू हो जाएगा और ये स्कीमें जो है ना इन पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा 1 जुलाई से। ठीक है जी, दूर है आप देखिए इसमें अवामी पहलू तो नजर बहुत ज्यादा नहीं आ रहा, जिसमें सरकारी अफसरान ने अपने ही फैसले किए और आवाम के पैसे से उन्होंने अपनी रिहाइशगाहें बनाने का फैसला किया। और ये रिहाइशगाहें मैं फिर कहता हूँ कि अब हम अपने जो पाकिस्तान की लाहौर चले, लाहौर से बात की, हमारी या पंजाब की ज़रखेज़ ज़मीनें ना मुतहम्मल नहीं है कि हम बड़े बड़े एकड़ों पे घर बनाएं। हाँ, सही कह रहे हैं। जो पहले GOR के साथ इन्होंने किया कि एक सेक्रेटरी, एक DC, एक कमिश्नर का एकड़ों पे घर है, पॉसिबल है। आप मल्टी स्टोरीज पे आए, आप 10-10 मरले के अपार्टमेंट्स पे आए। अगर बहुत सारे मोतबर इदारे अपार्टमेंट्स, फ्लैट्स और मल्टी स्टोरी रिहाइश गाहों पे अपने अफसरान को मुंतकिल कर सकते हैं, तो आप लोगों को सुरखाब के पर तो नहीं लगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको जाना चाहिए मल्टीपल राइजिंग। बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि लाहौर में जहाँ बहुत सारी चीज़ें अब बंद हो रही हैं, तो आपका ज़मीन का फैलाव जो है ना मुकम्मल तौर पर रोक देना चाहिए। आपको 100% ज़मीनी फैलाव को रोक के पहले जो ऑलरेडी ज़मीनें खाली पड़ी हैं
उन पे काम करना चाहिए। इम्प्लीमेंट भी तो कराना है ना, कहाँ से ये आप ऑर्डर आएंगे? ये सर्वे उठा लें, आपकी जितनी प्राइवेट हाउसिंग स्कीमें 50% ज्यादा तो खाली पड़ी है, ठीक है, आप नई पे नई स्कीमें काटते जा रहे हैं, पिछली ऑक्यूपाइड नहीं हो रही। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपके जितने भी बड़ी बड़ी सोसाइटीज हैं उनके खाली प्लॉटों पे ही ट्रेडिंग हो रही है, मार्केट में उन्हीं पे उतार चढ़ाव सट्टा खेला जा रहा है, 1 प्लॉट आज 2 करोड़ का, कल 3 का हो गया। ये बंद होना चाहिए सिलसिला। आपने सही कहा। आप उनको फिल करें हर सूरत। आप कहें जी कि अब जो सोसाइटी 50% 60% से ज्यादा ऑक्यूपाइड नहीं होगी उस पे जो है रूल्स होंगे। बिल्कुल ऐसे। दुर्निया मुझे भी एक अपडेट शेयर करने का कहा जा रहा है जी, सब हमें अपडेट इस बारे में कर रहे थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दुर्रे नायाब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अभी हमने चलना है जी ब्रेक की तरफ, आप हेडलाइंस जानिएगा, जिसके बाद हम शो में एक बार फिर से आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और अभी हम सेगमेंट्स का सिलसिला शुरू करेंगे। जिनकी बर्थडे है उनको विश करने जा रहे हैं। आज फर्स्ट है जी, और आज बर्थडे है अब्दुल रहमान मलिकी, वलीद हाशमी की, जरनिश नोमान, अली हसन, और कॉपी के एडिटर है हमारे जी सिटी 42 के तसव्वुर हुसैन साहब। तसव्वुर हुसैन साहब, आपको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। और इसके साथ साथ जिनके आज सालगिरह है, आप सब लोगों को सालगिरह की मुबारकबाद। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे ऑल ऑफ यू। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। जिनकी सालगिरह कल है, यानी कल तो संडे है, तो आप परेशान बिल्कुल ना हो जी। आप हमें अपने पिक्चर्स और अपना नाम भिजवा दें। इंशाल्लाह संडे और मंडे को जिनके सालगिरह, दोनों दिन की लिस्ट हम मंडे के शो में शामिल करेंगे और आपकी बर्थडे को भी ऐसे स्पेशल बनाएंगे। सो स्क्रीन पर नंबर है, इस पर आप अपने पिक्चर्स और अपना नाम हमें भिजवा दें और प्रोग्राम में आप भी शामिल हो जाएं। आगे बढ़ेंगे, अगला सेगमेंट शामिल करेंगे, आपको बताएंगे माल का हाल। सो आज के करेंसी रेट क्या है, हमारे पास लिस्ट है, हम आपके साथ शेयर करेंगे। करेंसी रेट के बाद हमने आपको बतानी है जी आज सब्जियों के रेट क्या हैं, तो सेगमेंट है आज के भाव। सो रोजाना के बुनियाद पर मुख्तलिफ मार्केटों में रेट क्या चल रहे हैं हम आपको वो भी बताते हैं और सरकारी रेट लिस्ट क्या है वो भी बताते हैं। उसवा आज बाहर मौजूद है, ओपन मार्केट में उनकी तरफ चलेंगे। ओवर टू यू।
सब्जियों के सरकारी नरकों में और ओपन मार्केट के रेट्स में तजाद जो है वो मुसलसल बरकरार है और साथ ही साथ ओपन मार्केट में गिरा फरोशी का अमल भी जो है वो बिल्कुल जारी है और आवाम के लिए खासा जो है वो दुश्वारी का सबब बना हुआ है। आज की रेट लिस्ट के हवाले से मैं आपको कुछ आगाह करती चलती हूँ। पहले आलू दर्जा अव्वल की सरकारी कीमत जो है वो आज 55 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन ओपन मार्केट में इस वक्त जो है वो 70 रुपये से 100 रुपये के दरमियान फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से प्याज दर्जा अव्वल की सरकारी कीमत जो है वो 85 रुपये मुकर्रर है। ओपन मार्केट में इस वक्त 110 से 150 के माबैन जो है फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर की सरकारी कीमत जो है वो 60 रुपये है, ओपन मार्केट में इस वक्त 120 तक फरोख्त किया जा रहा है। लहसुन का सरकारी दाम जो है वो 550 है, ओपन मार्केट में 600 से 650 रुपये तक भी फरोख्त किया जा रहा है। अदरक का सरकारी नर्ख जो है वो आज जो है वो 370 रुपये मुकर्रर है, लेकिन ओपन मार्केट में इस वक्त 400 से 450 रुपये के दरमियान फरोख्त हो रहा है। शिमला मिर्च का सरकारी नर्ख 90 है, ओपन मार्केट में 150 तक फरोख्त होती दिखाई दे रही है। इसी तरह से बैंगन का दाम जो है वो 40 रुपये मुकर्रर है, ओपन मार्केट में 70 से 100 रुपये के दरमियान फरोख्त किया जा रहा है। मुख्तलिफ मार्केट्स में मुख्तलिफ सब्जियाँ बिलखसूस मौसमी सब्जियों के जो दाम है वो खासे महंगे करके बेचे जाते हैं और कहीं कहीं कुछ मार्केट्स में जो है वो दुगने भी दाम आपको देखने को मिलेंगे, जिसके बायस आवाम बिलखसूस जो सफ़ेद पोस्ट तबका है उसके लिए ख़रीदारी जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाती है। इसीलिए आवाम की जानिब से बार बार मुतालबा किया जाता है प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की जानिब के जो रेगुलेशन है सरकारी नरखों की वो लाजिम बनाई जाए, चूँकि अगर किसी सब्जी के दाम कम भी होते हैं और उसको दुगना करके बेचा जाता है तो ख़रीदारी यकीनन जो है वो मुश्किल हो जाती है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है तमाम मार्केट्स में रेट्स जो है उनके रेगुलेशन लाजिम बनाए गए, मुतालबा आवाम की जानिब से देखने को मिल रहा है। जी तो आवाम की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि रेट जो हैं उनकी जेब के मुताबिक किए जाएं। अभी पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ, अभी तो आवाम के ये मसाइल है ना, तो आप कल देखिएगा क्योंकि कल संडे है तो आपको सब्जियों की कीमतों में एकदम से जो है वो ज़्यादा होती नजर आएंगी, क्योंकि अब जवाब आपके पास ये है कि जी डीजल की कीमत में भी इजाफा हो गया, पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा हो गया, तो आवाम की जेब पर इन चीज़ों का असर जाता है। हमने स्टार्ट में ये बात की थी कि पेट्रोल और डीजल की कीमत जब भी बढ़ती है तो इसका इम्पैक्ट जो है वो ओवरऑल होता है, सिर्फ यहाँ तक ही नहीं होता कि आपने पेट्रोल डलवाना है तो जी पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, नहीं, ओवरऑल क्योंकि सब्जियां भी महंगी हो जाती हैं, आपके ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो तमाम महंगी हो जाती हैं, कपड़ा महंगा हो जाता है, सब्जियां महंगी हो जाती हैं, रूटीन में जिन चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है। अगेन सरकारी रेट लिस्ट लोगों के पास मौजूद तो है लेकिन उस पर अमल कहीं नहीं किया जा रहा, तो इस पर भी इंतजामिया जो है वो नाला नजर आ रही है और उनका ये कहना लोग जो है वो नाला नजर आ रहे हैं और इंतजामिया से रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं कि सरकारी रेट पर अगर सब्जियां मिल रही हैं तो वो पुरानी सब्जियां हैं, गली सड़ी सब्जियां हैं, सब स्टैंडर्ड हैं, उस पर अमल कराया जाए। सो लोगों की जानिब से ये रिक्वेस्ट की जा रही है। हम आगे बढ़ेंगे और देखते हैं आज की हेल्दी टिप। सो हेल्दी टिप में हम उन चीज़ों का इस्तेमाल बताते हैं। मौसम में आजकल वैसे ही ड्राई फ्रूट अवेलेबल है और इंजीर का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इससे जी आपको फ़ायदा क्या होगा, वो लोग जो कि वेट रिड्यूस करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत मुफीद है जी, और वज़न बढ़ाना जो चाहते हैं, दोनों डिफरेंट तरीक़ेकार है ना, आपने फॉलो कौन सा करना है वो डिपेंड करता है। फिर ब्लड प्रेशर और शुगर भी कंट्रोल करती है जी इंजीर। अगर इसको आप रात सारी पानी में सोख करके रख दें और वो पानी आप पी लें और बाद में वो इंजीर खा लें तो आपका स्टमक भी अच्छा रहेगा जी, हाजमा भी बेहतर होता है, हड्डियों की मजबूती के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। फिर हार्ट पेशेंट के लिए भी इंजीर के बहुत सारे फ़वाइद हैं जी, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों का शिकायत ये रहती है कि जी खाना हजम नहीं होता है, तो स्टमक उनका अपसेट रहता है, तो उन्होंने भी यही करना है, रात सारी आप 2 या 3 इंजीर ले लें, उसको पानी में भिगो के रख दें, वो पानी आप पी लें और उसके बाद जी आप वो इंजीर भी खा सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद जी आपको बता दें वो लोग जो कि कब्ज़ और बवासीर का शिकार हैं उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त है इंजीर। तो ये कुदरती चीज़ें आपको फ़ायदा पहुंचाती हैं, बस आपने इनका तरीक़ेकार जो है वो कब कैसे इस्तेमाल करना है ये चीज़ें मैटर करती हैं जी। अच्छा जी, हम अभी जा रहे हैं जी बर्थडे विश करने। कॉपी एडिटर हैं, सीनियर कॉपी एडिटर हैं जी तसव्वुर हुसैन साहब, जिनकी आज बर्थडे है। सिटी 42 की कॉपी एडिटर हैं। जितनी खबरें आप देखते हैं तसव्वुर साहब की जानिब से इनको टाइप किया जाता है, आप तक फिर ये खबरें पहुंचती हैं। तो तसव्वुर साहब को हम स्पेशली बर्थडे विश करना चाहेंगे। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत सारी नेक तमन्नाएं, बहुत सारी नेक ख्वाहिशात आपके लिए।
वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। अभी हम ब्रेक की तरफ चलेंगे, ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। तो प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम बड़ा जबरदस्त टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये वो इन्फॉर्मेशन है शायद मुझे भी इसका नहीं पता, शायद नहीं बल्कि बिल्कुल नहीं पता। अब माहिर ग़िज़ाइयत माहिरीन ये कहते हैं कि बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, सबके लिए अंडा जो है उसको आपको अपनी रूटीन का हिस्सा बनाना ही बनाना है। नाश्ते में अगर खा लेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, यानी दिन में किसी भी तरह से किसी भी सूरत में आपने अंडे का इस्तेमाल करना ही करना है। बच्चों की डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है, प्रोटीन का रिच सोर्स है। आजकल ऐसे अंडे अच्छे खासे महंगे हैं, सीजन जो है इस वजह से। बट अब महंगाई के इस दौर में आप जाते हैं जी, आपने कहा कि माहिरीन ने कहा है, माहिर ग़िज़ाइयत ने कहा है कि आपने बच्चे को देसी अंडा खिलाना है। आप देसी अंडा खरीदने चले गए, अच्छे खासी महंगी, आपने देसी अंडे खरीद लिए, लेकिन एक्चुअली पता चलता है कि वो देसी अंडा नहीं है। अब असली अंडे की पहचान क्या है, देसी अंडे की पहचान क्या है? यहां पर तो ये है कि वो उसको कलर कर दिया जाता है और आपको कह दिया जाता है देसी अंडा है, हालांकि वो एग योक जो है उसके कलर में भी फर्क होता है। वो भी आपको बताएंगे कि असली देसी अंडे की पहचान क्या है और इसके साथ साथ दूसरा जो अंडा है उसकी पहचान क्या है। यहाँ पर तो हम अक्सर देखते हैं कि खराब अंडे भी बेच दिए जाते हैं, तो खराब जो अंडे हैं उनकी पहचान क्या है। और इसके साथ साथ मिस्री अंडे जो होते हैं वो भी होते हैं, उनको भी देसी करके बेच दिया जाता है। इसी तरह चिकन की भी थोड़ी सी बात कर लेंगे कि आपको कैसे पता चल सकता है ये बहुत पुराना पड़ा हुआ है या फिर मरी हुई मुर्गियों का चिकन है। तो आज के शो में हम ये आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। कुछ सामान मेरे आगे पड़ा है, अभी अगर मैं ये आपको गुलजार भाई ये दिखा भी दें तो शायद पहचान करना मुश्किल हो रहा होगा कि कौन सा अंडा जो है वो, ये देखें ना, एक थोड़ा सा आपके पास ये देखें, ये थोड़ा सा कलर वाइट से ऑफ वाइट सा लग रहा है। अब ये देसी अंडा है या नहीं है? देसी अंडे थोड़े छोटे भी होते हैं। अब ये दो छोटे अंडे मेरे पास हैं जिनको मैं आपको दिखा दूं, ये देखें। अब ये दोनों क्या देसी अंडे हैं ये मुझे नहीं पता चल रहा। ऑब्वियसली आपको भी पहचान करने में मुश्किल होती होगी, जब आप खरीदने जाते हैं तो इतने सारे बल्क में अंडे पड़े होते हैं, वो तो बिल्कुल ही नहीं समझ लग रही होती। अब ये दो वाइट अंडे पड़े हैं, अच्छा इसका कलर और इसका कलर डिफरेंस है, शायद आपको कैमरे में उस तरह से नजर ना आ रहा हो। ये बिल्कुल सफेद अंडा है, बिल्कुल, जिसको एक्चुअली व्हाइट कलर कहते हैं, और ये थोड़ा सा डल लग रहा है। अब कैसे पता चलेगा? महंगाई इतनी ज्यादा है, आप बाजार गए अंडे खरीदने, आपने दुकानदार से कहा देसी अंडे दे दो, उन्होंने आपको मिस्री अंडे दे दिए। अब वो देसी अंडा एक्चुअली है भी नहीं, जो न्यूट्रिशन आप, अच्छा बत्तख के अंडे भी लोग फरोख्त कर देते हैं। अब इस पे हम बात कर लेते हैं कि असली देसी अंडे की पहचान क्या है, जो सही वाला अंडा है उसकी पहचान क्या है। समटाइम तो अंडा आप बना लेते हैं, नॉर्मल वाले अंडे की भी अगर हम बात करें, वो अजीब सा अक्कड़ सा जाता है, अजीब सा उसका टेस्ट होता है। और फिर खराब अंडे भी होते हैं, उनकी पहचान क्या होती है? हमारे साथ शहजाद अब्बासी साहब हैं जी, सदर पोल्ट्री रिटेलर एसोसिएशन है। अपने मेहमान को हम शो में वेलकम कहेंगे जी। शहजाद साहब आप आ जाएं और थोड़ी सी हमारे नाजरीन की रहनुमाई कर दें। आ जाए जी शहजाद साहब। सो शहजाद साहब बताएंगे हमें कि असली अंडों की पहचान क्या है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। मुझे सिर्फ ये बता दें, डॉक्टर्स भी कहते हैं, माहिरीन भी, माहिर ग़िज़ायात भी, कि अंडा जो है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब पहचान करना बहुत मुश्किल हो गया है, सो कुछ बता दें कि किस तरह से पहचान की जाती है, फिर हम इन पे आएंगे। जी मैं बता कुछ सुनहरी असूल जो हम अंडा खरीदने जाएं तो हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ये मेरे हाथ में देसी अंडा है जी मैम। एक तो ये साइज भी छोटा है, दूसरा इसका रंग जो है वो स्किन कलर का है। अच्छा, इसमें मेन जो निशानी ये है। उसके बाद इसका जो अंदर जर्दी है वो गहरे जर रंग की होगी, देसी की ये निशानी है। गहरे जर्द रंग की जी, गहरे जर्द रंग की होगी। अच्छा, यानी एक तो बाहर से स्किन कलर का अंडा होगा, दूसरा गहरे जर्द रंग की उसकी जर्दी होगी। जी मैं, और साइज में वो छोटा होगा ठीक है, ठीक है। ये मेरे हाथ में मिस्री देसी अंडा है। अच्छा, इसका जो कलर है आप देखें ब्रायलर मुर्गी के मुकाबले में वो ज्यादा व्हाइट है, और ये हाँ थोड़ा ऑफ वाइट कह लेंगे। देखें ना ये व्हाइट है बिल्कुल। ये साइज में भी बड़ा होगा, उसमें देसी अंडे से ये साइज में बड़ा होगा, और इसकी जर्दी और जो फार्मी मुर्गी की जर्दी बराबर होगी, एक जैसी होगी। 1 मिनट ये मुझे दिखा दें, मैं अपने नाजरीन को दिखा दूं। गुलजार साहब ये दिखा, अच्छा जी यहाँ पे दिखा दे जी। ये है मिस्री अंडा, ठीक है। एक तो अगर आपको कोई देसी कह के ये बेच रहा है ना, तो आपने ये देखना है साइज में बड़ा होगा, ये देसी अंडा साइज में छोटा होता है। और ये है जी फार्मी अंडा। इन दोनों के कलर का डिफरेंस आप देख ले, ये व्हाइट है, ये ऑफ व्हाइट सा है।
इसके डिफरेंस में अगर आपने खरीदना है देसी अंडा तो उसका साइज छोटा होगा, जर्दी का रंग ज्यादा पीला होगा, गहरा जर्द होगा। और ये देखिए जी, इस ऑफ वाइट सा कलर है, साइज अगर ये होगा तो ये हरगिज देसी अंडा नहीं है, ये मिस्री अंडा है। इसकी अफादियत कम होती है जी, देसी से कम होती है, देसी से कम होती है। देसी अंडे फार्मी से अच्छा होता है, फार्मी, अच्छा फार्मी से, ये फार्मी से बेहतर है, ये फार्मी से अच्छा अगर आप फार्मी अंडे से कुछ बेहतर चाह रहे हैं तो फिर मिस्री अंडे की आपके पास ऑप्शन है। होता ये है कि इतने महंगे अंडे खरीद के तो हम घर ले आए, पता हमें चलता है अंडे खराब निकल आए, तो ये सही और खराब अंडे की पहचान कैसे होगी? जी मैम, उसकी पहचान ये कि अगर आप खराब अंडा आ जाता है तो उसको आप हाथ में लें, उसको शेक करें, उसके अंदर से आवाज आएगी, अच्छा खराब अंडे की? जी खराब अंडे की, और उसकी जर्दी और जो उसकी वाइट वो इकट्ठी हो जाती है, अच्छा पानी की तरह हो जाती है। ठीक है, अगर आप उसको खोलें तो वो फिर इस तरह से पता चलता है। यानी ये भी कहा जाता है जो खराब अंडे वो भी होते हैं जो पानी में तैरना शुरू हो जाएं। जी, जो खराब अंडा वो पानी में तैरना शुरू हो जाए। इनमें से खराब अंडा कोई है? पानी में डाल के देख लेते हैं। हाँ, मैं मुझे वही बता देना आप। नहीं, ठीक है, फिलहाल तो कोई खराब अंडा नहीं लग रहा। मिस्री अंडा थोड़ा सा ऊपर तैर रहा है। नहीं, ये सारे ठीक हैं, कोई खराब नहीं है। इनमें सब अंडे ठीक हैं, कोई भी खराब नहीं है। सो अगर खराब है तो उसे तैरना शुरू कर दें। अच्छा, कुछ लोग ना बल्क में खरीद के रख लेते हैं, तो हमें थोड़ा सा ये बता दें कि आप स्टोर कितनी देर अंडों को कर सकते हैं, कितनी देर का आप स्टॉक खरीद के अपने घर में रख सकते हैं, मार्केटों में भी लोग खरीद के रख लेते हैं, तो कितनी देर आप इनको स्टोर रख सकते हैं? आप 1 महीना रख सकते हैं। 1 महीना रख सकते हैं, और जो इससे ज्यादा लोग रख लेते हैं वो खराब हो जाते हैं। खराब हो जाते हैं, इसका टाइम होता है। सो क्या वेदर कंडीशन भी गर्मियों में अगर आप गर्मी में ज्यादा खराब होने के चांस होते हैं, गर्मी में ज्यादा खराब होने के चांसेस होते हैं। अच्छा, वो कौन से अंडे होते हैं जब आप उसको फ्राई करने के लिए डालते हैं पैन में तो एकदम से उसका अकड़ सा जाता है, प्लास्टिक का जैसे अंडा हो जाता है, वो भी खराब अंडे की क्या पहचान है? प्लास्टिक के अंडे तो चाइना ने बनाए, आपको आपके इल्म में होगा, वो मार्केट में आए थे, लेकिन वो जो फौरन चेंज हो जाते हैं वो मुर्गी के अंडे नहीं होते। कुछ लोग कछुए के अंडे सेल करते हैं, अच्छा, मार्केट में, और उसके अलावा एक और तीतर होता है आम, जिसे आप देखो पाइट नस्ल के, उनके अंडे सेल किए जाते हैं, उनके ये अंडे इस तरह के हो जाते हैं। लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि सबसे ज्यादा अफादियत किस अंडे की है, उससे कम, और फिर हम लोग समझते हैं ना कि शायद महंगा बहुत ज़्यादा है तो इसको ख़रीदना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। अफादियत के लिहाज से मुझे सिर्फ ये बता दें कौन से अंडों की अहमियत ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा अगर घर में इस्तेमाल किया तो देसी अंडा किया जाए, उसके बाद मिस्री देसी अंडा इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, अगर उसकी किसी गुंजाइश नहीं है तो फिर फार्मी, ये जो वाइट आपको बता रहा हूँ, ये फार्मी अंडा है, फिर ये इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, अफादियत इसकी भी है? जी, इसकी भी है। ठीक है, हम ये देखते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि खाली अगर एग योक जो है बच्चों को आप मिक्स करके दूध में दे दें तो बच्चों को सर्दी नहीं लगती है, क्या वाकई ये सही? जी, ये ठीक है, सही। सो ये आप बच्चों को रोजाना इस्तेमाल करा सकते हैं। अगर आप खरीदने जा रहे हैं तो कुछ चीजें जो कि हमने आपके साथ शेयर कर दी हैं वो ये है कि जी आप अगर अंडा खरीदने जा रहे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि सही अंडा कौन सा है, खराब अंडा कौन सा, और इसके साथ साथ फार्मी अंडों की, क्योंकि आपसे पैसे तो वसूल कर लिए जाते हैं असली देसी अंडे के। असली देसी अंडा हमेशा साइज में छोटा होगा और इसके साथ साथ जो फार्मी अंडा होगा वो साइज में बड़ा होता है। उसकी जर्दी में कुछ कलर डिफरेंस होता है? जी, डिफरेंट होगा। फार्मी अंडे की जर्दी उससे डिफरेंट होगी, ठीक है, साइज में बड़ा होगा, सफेद होगा। हाँ, सबसे बड़ी निशानी तो ये है कि वो साइज में बड़ा होगा। अच्छा, थोड़ा सा मुझे चिकन के हवाले से भी बता दें, क्योंकि अभी शादियों का भी सीजन चल रहा है, सूप वगैरह बाहर आपकी जितनी चीजें मिलती हैं तो वो ज्यादातर हमें चिकन में मिलती हैं। सो चिकन की पहचान क्या है कि बहुत पुराना पड़ा हो, कुछ निशानी बता दें कि आप चिकन खरीदने जाएं तो आपको ये चीजों का ख्याल रखना है। ब्रायलर में जी, पुराना तो ब्रायलर आप सेल ही नहीं कर सकते, उसकी लाइफ 6 घंटे होती है, 6 घंटे बाद वो एक्सपायर हो जाता है। सही। उसमें ये होता है कि अगर आप 6 घंटे इसके हो गए तो आप 6 घंटे पर स्मेल मारना शुरू कर देंगे। अच्छा, और मिस्री जो मुर्गी होती है उसको भी देसी करके फरोख्त कर देते हैं, उन दोनों का क्या डिफरेंस? उसका डिफरेंट ये कि जो असल देसी है उसकी टांगे लंबी होती हैं, अच्छा, उसका सर छोटा होगा, चूंच लंबी होगी, गर्दन लंबी होगी, असल देसी सील देसी कहते हैं। ठीक है। जो मिस्री देसी की टांगे छोटी होती हैं, साइज में वो छोटा होता है, उसकी गर्दन छोटी होगी। चलिए, ये तो वाज़ेह चीजें जो हैं वो बता दी हैं। शहजाद साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जबरदस्त चीजें जो आपने हमारे साथ शेयर कर दी हैं, क्योंकि आप ऑब्वियसली महंगाई इतनी ज्यादा है, जब आप खरीदारी करने के लिए जाते हैं तो मिस्री मुर्गी आपको देसी मुर्गी कह के दे दी जाती है, इसी तरह से मिस्री अंडे देसी अंडे कह के दे दिए जाते हैं। तो कुछ चीजें जिनकी आपने लाजमी तौर पर जो है वो ख्याल रखना है।
तो वो हमने डिफरेंस आपको बता दिया है कि ख़राब अंडे हों तो आपने किस तरह से उनको देखना है। अगर तो आप देसी अंडे खरीदने गए हैं तो मिस्री और देसी अंडे की पहचान क्या है वो भी आपने देखनी है। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको किसी भी किस्म की परेशानी से बचाया जाए। अगर आप ऐसे लगा रहे हैं तो आपके पास चीज़ भी असली और देसी आनी चाहिए। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। वीकेंड है, मौसम भी अच्छा हो गया है और अगर आपने वीकेंड पे कहीं बाहर जाना है तो हम आपको बता देते हैं मूवी का प्लान है। तो बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप बच्चों को लेके जा सकते हैं जी, वीकेंड पे दिखा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, जुहेब की तरफ हमने चलना है। जुहेब इंतजार कर रहे हैं आज के फिटनेस टिप आपके साथ शेयर करने के लिए। ओवर टू यू। दिस इज बुखारी, आई एम इंटरनेशनली सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर। मेरे साथ है मरियम। आज का जो हमारा वर्कआउट है वो है अब्डोमिनल का। इसके अंदर आपको 7 से 8 एक्सरसाइज करवाएंगे जिसको आपने थ्राइस रिपीट करना है। एटलीस्ट 30 रैप्स ईच एक्सरसाइज के आप करेंगे और 3 दफा उसको रिपीट करेंगे। वार्म अप से स्टार्ट करेंगे। वर्कआउट जो है हमारा माउंटेन क्लाइंबर, 1 2 3 फॉर 10 सेकेंड्स। माउंटेन क्लाइंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। शाबाश। सिंपल क्रंच से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 go। शाबाश। 10 9 8 बहुत है। 7 6 5 4 3 2 एंड 1 बहुत है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के हम तब जाएंगे जो है टेबल टॉप क्रंच। लेग लिफ्ट करेंगे, नीज बेंड करेंगे, स्लाइडली डाउन। ओके गो। 1 2 3 स्टार्ट अगेन। 10 reps। 1 2 3 speed up। 4 5 chin up। Perfect। 5 6 7 8 9 10 बहुत अच्छे। टो टच क्रंचेस, लेग क्रॉस करेंगे, लिफ्ट करेंगे आप। शाबाश। गो फॉरवर्ड, वेरी गुड। शाबाश। 1 2 3 5 6 up। 7 8 9 9 come on 9 9 शाबाश एंड 10। ओके नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम साइकिलिंग। शाबाश। 10 फुल एक्सटेंशन देंगे लेग्स को, बहुत अच्छे। 10 9 8 शाबाश। 7 6 5 4 3 2 एंड 1 शाबाश। ओके नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे साइकिलिंग जैसे अभी आपने किया, इसके साथ हम ऐड करेंगे क्रंचेस को। ऑपोजिट जाएंगे, ऑपोजिट आर्म एंड ऑपोजिट लेग कॉम्बिनेशन बनाएंगे। 1 परफेक्ट। 2 3 4 5 6 7 8 स्पीड अप। 9 5 reps more। 5 seconds more। 5 seconds more। शाबाश शाबाश शाबाश। 5 4 3 2 एंड 1 एक्सेंट मरियम। ओके नेक्स्ट हम करेंगे लेग रेज। हैंड्स के नीचे, सपोर्ट लोअर बैक, लेग स्ट्रेट डाउन टू क्लोज टू द फ्लोर और नीचे, देन अप। शाबाश। थैंक यू सो मच जुहेब, हमारे साथ मौजूद थे। फीडबैक आपने जरूर देना है अगर आप कोई टिप जानना चाह रहे हैं, क्योंकि हम खुद से ट्राई करते हैं तो फिर बहुत सारी मुश्किलात हो जाती हैं, तो हमारे साथ हमारे ट्रेनर जो हैं हमारी हेल्प कर देते हैं। सो अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो ज़रूर हमें बताएं, हम जुहेब तक आपका मैसेज पहुंचाएंगे, बल्कि आपके साथ हम वो टिप शेयर भी करेंगे। अच्छा जी, हमें क्लोजिंग की तरफ चलना है। जिनकी बर्थडे है कल और परसों, हमें पिक्चर्स भिजवा दें और मंडे के प्रोग्राम में हम वो शामिल करेंगे। आपकी बर्थडे को भी स्पेशल बनाएंगे। अपनी सजेशन फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।